बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला मुहम्मदिल अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इंशाल्लाह आज हम जो है कसस का पैसेज नंबर 9 स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले एक टॉपिक है जिसको मैं इंट्रोड्यूस कराना चाह रहा हूँ और उसका नाम है इर्रेगुलरिटीज। ठीक, तो बेसिकली इर्रेगुलरिटीज है क्या? ये एक वर्ब क्लासिफिकेशन का मेथड है। हमने ऑलरेडी वर्ब को क्लासिफाई किया था जब हम फेल की बात कर रहे थे वर्ब की। तो हमने उसे क्लासिफाई किया कि फेल जो है या तो माजी होता है या फिर आपके पास मुजारे होता है, और एक तीसरी कैटेगरी जो कि अभी हमने पढ़नी है वो है अमर, जिसमें कमांड या हुक्म दिया जाता है या रिक्वेस्ट की जाती है। तो ये एक क्लासिफिकेशन का मेथड था। दूसरा क्लासिफिकेशन का मेथड हमने पढ़ा था बेस्ड ऑन बाब्स, ठीक है, वर्ब पैराडाइम्स के पैराडाइम्स की बेस के ऊपर हमने जो है एक इंट्रोडक्शन देखा था। वो टॉपिक हम डिटेल में डेवलप करेंगे, लेकिन हमने एक इंट्रोडक्शन देखा था पिछले कुछ लेक्चर्स के अंदर। उसका आई थिंक 2 हफ्ते पहले का लेक्चर है। वर्ब पैराडाइम्स हमने पढ़े थे कि जिसमें हमने बाब आइडेंटिफाई किए थे कि हमने कहा था कि ये बेस्ड ऑन रूट लेटर या तो ये 3 लेटर का वर्ब होता है या 4 लेटर्स के वर्ब होते हैं। ठीक है, हमने उसको सुलासी मुजर्रद और सुलासी मजीद फी के नाम से पढ़ा था। ठीक है, सुलासी मुजर्रद या सुलासी मजीद फी के नाम से। और इसमें हमने कहा था कि 6 बाब हैं जो हम पढ़ेंगे, और इसमें मैंने कहा था मजीद के अंदर 14 अबवाब हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। और फिर मैंने मुख्तसर सा जो है इंट्रोडक्शन 6 अबवाब का करा दिया था, जिसमें नसरा यनसुरु, दरबा यदरिबु, समिया यस्माउ, और फिर इसी तरह फतहा यफ्ताहू, करुमा यकरुमु और हसीबा यहसिबू का मैंने जिक्र किया था। और मजीद फी के अंदर हमने एक बाब पढ़ा था अक्रमा युक्रिमु के, जिसमें एक इन्हेंसमेंट हुई थी, और उसी इन्हेंसमेंट की बेस के ऊपर हमने फिर सर्रफा युसर्रिफु, कातला युकातिलु, जस्ट एक बहुत ही ब्रीफ जो है ना कॉम्पैक्ट किस्म का हमने जो है वो बेसिकली एक इंट्रोडक्शन दिया था। तो आज हम उसी क्लासिफिकेशन को थोड़ा सा और एक्सपेंड करेंगे, और आज हम बात करेंगे इरेगुलरिटीज की बेस के ऊपर वर्ब्स को कैसे क्लासिफाई किया जाए। इंशाल्लाह जब भी अब नेक्स्ट टाइम वर्ब आया करेगा ना, तो मैं आपसे पूछा करूंगा कि फेल कौन सा है, तो आप बताएंगे माजी है या मुजारे है या अमर है। फिर आप मुझे बताएंगे कि ये सुलासी मुजर्रद है कि मजीद भी है, और फिर आप मुझे उसकी इरेगुलरिटी बताएंगे कि वो इरेगुलरिटी की कैटेगरी कौन सी आती है। तो इंशाल्लाह अब ये हम ना ये थोड़ा सा समझ लें कि पहले हम सिर्फ माजी और मुजारे बात करते थे, अब हम थोड़ा सा और एक्सपेंड किया था और हमने मुजर्रद और मजीद फी की बात करना शुरू की थी पिछली क्लासेस के अंदर। तो अब ये नेक्स्ट लेवल है इरेगुलरिटीज का। तो अब ये 3 सवाल हुआ करेंगे फेल के हवाले से। जब भी आप फेल देखेंगे तो आप बताएंगे कि ये माजी मुजारे या अमर में से कौन सा है। दूसरी चीज ये कि वर्ब पैराडाइम्स के हवाले से अबवाब जिसको हम कहते हैं ना, चैप्टर्स, उसमें ये आता है कि सुलासी मुजर्रद है कि सुलासी मजीद है। और फिर तीसरी चीज जो है वो हम पढ़ेंगे इरेगुलरिटीज, जो कि आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बेसिकली इरेगुलरिटीज की बेस के ऊपर ना इसको 7 हिस्सों में डिवाइड किया गया, और इसको हम अरबी में बोलते हैं हफ्त इकसाम। तो स्क्रिप्ट जो है मैं अरबिक का नहीं लिखा, मैंने उर्दू में लिख दिया है। हफ्त इकसाम मतलब 7 टाइप्स। ठीक है, ये सेवन सेवन टाइप्स कहलाती है। ठीक है, तो पहली जो टाइप इसकी होती है वो कहलाती है सही। ठीक, ये पहली टाइप है जो कि कहलाती है सही। तो सही में बेसिकली क्या है
कि किसी किस्म का जो है ना आपको कोई फॉल्ट नजर नहीं आएगा, एक नॉर्मल वर्ब होगा और उसके अंदर कोई ऐसी चीज नहीं होगी कि जिसकी बुनियाद पे आप उसको बोलें कि इसमें ये वाली एक वजह मौजूद है। जैसा कि आपका वर्ब था नसारा, ठीक, या आपका वर्ब होगा दराबा। ये माजी मुजारे दोनों ना कुछ भी हो सकते हैं। तो ये एक पहली कैटेगरी है जिसको हम बोलते हैं सही, के जिसमें कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम हमने नहीं देखी या कोई स्पेशल चीज आइडेंटिफाई नहीं की। ये आपके अरबिक के नॉर्मल लेटर्स से मिलके एक वर्ब बना हुआ, ठीक है। सेकंड कैटेगरी आती है, उसको हम बोलते हैं महमूज। महमूज, इसको महमूज क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर बेस लेटर जो हमारे, जिनको हम रूट लेटर बोलते हैं या बेस लेटर बोलते हैं, उसमें हमजा मौजूद होता है। हमजा और अलिफ का फर्क याद है? अलिफ नॉर्मल होता है और जब इसी अलिफ के ऊपर कोई आप हरकत दे देते हैं ऊपर या नीचे तो ये हमजा कहलाता है, ठीक है। तो ये हमजा, जो तीन आपके रूट लेटर्स जिसकी हमने एक डाई पढ़ी हुई है, फा आइन और लाम, अगर ये फा पोजीशन पे आ जाए तो भी ये महमूज है, अगर ये आइन पोजीशन पे आ जाए तब भी ये महमूज कहलाएगा, और अगर लाम पे आ जाएगा तब भी ये महमूज कहलाएगा। अगर मैं आपके सामने एक वर्ड लिखूं पाला, तो मुझे ये बताएं कि ये क्या महमूज है? जी नहीं, क्यों महमूज क्यों नहीं है ये? क्योंकि ये अलिफ है, इसमें हमजा क्योंकि नहीं ये आएगा। अलिफ है। और ये बात याद रखनी है कि अलिफ कभी भी बेस लेटर नहीं होता। वर्ब के अंदर अलिफ कभी भी बेस लेटर नहीं होता। या तो ये वाव से तब्दील हुआ होता है या फिर ये या से तब्दील होता है। वाव और या में से किसी एक से तब्दील हुआ होता है। इसलिए अलिफ को हम कहते हैं कि ये कभी भी बेस लेटर नहीं हो सकता, ठीक है। अब ये कैसे पता चलता है कि ये किससे है, ये इंशाल्लाह हम सीखेंगे। लेकिन यहाँ पे दो तरीके होते हैं जो मैंने बहुत आराम से मैंने ढूंढ भी लिए हैं, मिल जाते हैं। आप जब डिक्शनरी खोलते हैं तो आपको पता चल जाता है। तो आप यहाँ तो इसका माजी का, अगर माजी में आपको अलिफ दिख रहा है तो मुजारे में वो जाहिर हो जाता है। तो मुजारे में वो होता है यकूलू। तो ये इसने बता दिया कि ये वाव था जो तब्दील हुआ था। या इसका हम मसदर देखते हैं जो कि होता है काउल। काउल, कौलुन या कौलन या कौलिन, तो उसमें भी ये वाव जाहिर हो जाता है, ठीक। तो या तो मसदर में जाहिर हो जाता है या फिर वो मुजारे में जाहिर हो जाता है। और अगर इन दोनों में से जाहिर नहीं होता तो फिर इसकी वो कैटेगरीज हैं जिसकी मदद से हम इनको ढूंढ लेते हैं। इंशाल्लाह ये एक पूरा टॉपिक होगा जो हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, कि ये डेवलप कैसे होता है। तो वापस आते हैं महमूज की तरफ। तो ये बिल्कुल सही पहचाना नुमान भाई ने कि कौला जो है उसमें अलिफ मौजूद है, ये महमूज नहीं हो सकता क्योंकि अलिफ बेस लेटर्स में से नहीं है। इसकी मैं मिसाल आपको दे सकता हूँ महमूज की, जो आपको नजर आएंगी कि एक वर्ड होता है अकला। अकला कहते हैं खाने को, ये एक वर्ब है, खाने का जो काम है उसको बोलते हैं अकला, ठीक है। तो उसमें हमजा हमारे पास शुरू में मौजूद है। इसी तरह अगर बीच की मिसाल ली जाए तो उसमें एक वर्ड आता है हमारे पास साअला। साअला का मतलब होता है सवाल करना, उसने सवाल किया। अकला उसने खाया, साअला उसने सवाल किया। और इसी तरह अगर यही बेस लेटर का जो लाम कलमा है उस पे आ जाए तो हम उसको बोल पढ़ते हैं करा। उर्दू में हम किरा बोलते हैं ना, असल में ये करा है। तो आप ये महमूज की एग्जाम्पल देखें कि इसमें हमजा आ गया बेस लेटर में, तो शुरू में भी आ सकता है, बीच में भी आ सकता है और आखिर में भी आ सकता है। तो जब भी आप इस तरह का कोई वर्ब देखेंगे तो आप उसे बोलेंगे कि ये महमूज है, ठीक है। क्या बोलेंगे? ये महमूज है।
क्योंकि इसमें हमजा मौजूद है। इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं ये हमजेटेड है, हमजेटेड। इसको हमजा लगा हुआ है इसलिए हमजेटेड हो गया। अच्छा जी, तीसरी टाइप। तीसरी टाइप में क्या होगा, तीसरी चौथी और पांचवी जो है ये एक साथ हम डिस्कस करेंगे क्योंकि ये पूरा एक ग्रुप है। ठीक है, तो तीसरी चौथी और पांचवी में क्या होता है कि हमारे पास बेस लेटर में वाव और या शामिल हो जाते हैं। ठीक है, कोई भी एक चीज शामिल हो सकती है, वाव हो सकता है या या हो सकता है, ये दोनों आपके मौजूद हो सकते हैं। तो अगर ये बेस लेटर के अंदर फा पोजीशन पे वाव या आ जाए तो हम उसको बोलते हैं मिसाल। मिसाल, और उसकी मिसाल है वादा, वादा करना। तो इसमें आप देखें ये वाव जो है हमारे पास ये बेस लेटर में आ गया है। एक तो वाव हमारे पास ऐसे भी आता है ना, फालू, तो इसको हम काउंट करेंगे कि ये जो वाव है ये वीक लेटर्स में से है। इसको काउंट नहीं करेंगे इसको क्योंकि काउंट नहीं बेस। करेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो वाव है ये प्लूरैलिटी का वाव है, जिसमें आपको मैस्कुलिन प्लूरल्स का पता चलता है, थर्ड पर्सन का। ठीक है, इसी तरह यफ अलूना जो इसका मुजारे बनता है, लाम के ऊपर है असल में पेश ना, यफ अलूना। तो यफ अलूना में भी ये जो वाव है ये हमारा वीक लेटर नहीं कहलाएगा, बल्कि ये वाव ऑफ प्लूरैलिटी है जो मैस्कुलिन प्लूरल्स के लिए हम यूज करते हैं। तो ये बात याद रखनी है, हम जो भी ये डिस्कशन कर रहे हैं हम बेस लेटर को बुनियाद बना के कर रहे हैं कि अगर बेस लेटर में ये चीज मौजूद है। ठीक है, ये बात बिल्कुल क्लियर रखनी है कि हम बेस लेटर के जो वाव और या होंगे हम उनके मुतालिक बात करें। ठीक है, तो मिसाल हमने देखा, ये उस वक्त मिसाल कहलाता है कि जब हमारे बेस लेटर में फा कलमा पे वाव या आ जाए। वाव और या को हम कहते हैं हुर्फ इल्लत। ठीक है, इनके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं हुर्फ इल्लत। इल्लत क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कमजोर है। इल्लत एक कमजोरी होती है ना, इसकी अगर आप लिटरल ट्रांसलेशन करेंगे, इल्लत ये कमजोरी है, ये एक इरेगुलरिटी है, ये नॉर्मल नहीं है। तो ये एक कमजोरी है वाव और या अरबिक लेटर में कि अगर ये बेस लेटर पे आ जाए तो इनका कायदा ये है कि जब भी ये नजर आते हैं ना तो इनकी एक रिक्वायरमेंट ये है कि एक तो ये अपने ऊपर जो है किसी किस्म की जो है ना मूवमेंट बर्दाश्त नहीं करते। कोई भी आपके अपना वॉवल नहीं लेंगे, ना जबर लेंगे, ना जेर लेंगे, ना पेश लेंगे। इनकी कोशिश होती है बस हटा दें। ठीक है, एक तो ये हटा देते हैं क्योंकि ये वजन बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम इसको इस तरह डिफाइन करते हैं कि ये कमजोर है, इल्लत वाले हैं, क्योंकि ये वजन बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो वजन से मुराद क्या है कि इनके ऊपर साइन ऊपर कोई भी नहीं होता, ये सुकून में होते हैं। और सेकंड चीज ये है कि ये अपने से पहले वाले लफ्ज की हरकत को देखते हुए अपने आप को तब्दील भी कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर पहले वाला हर्फ जो है उसके ऊपर जबर लगी हुई होगी तो ये वाव और या अलिफ में तब्दील हो जाता है। ठीक है, और अगर इनसे पहले वाले हर्फ के ऊपर जो है वो पेश लगी होगी तो या वाव में तब्दील हो जाता है, और वाव अगर होगा तो फिर कुछ नहीं करता। और इसी तरह अगर इससे पहले वाले हर्फ पे जेर लगी हुई हो तो क्या होगा, वाव या में तब्दील हो जाता है, और या अगर पहले से मौजूद हो तो कुछ नहीं करता। तो दो काम हो जाते हैं, एक तो अपने ऊपर से हरकत हटा देते हैं, और दूसरा अपने से पहले वाले लफ्ज की हरकत की चाहत के हिसाब से अपने आप को तब्दील भी कर देते हैं। तो वाव और या में टेंडेंसी है कि ये अपने आप को अलिफ में तब्दील कर लेते हैं अगर जबर मौजूद हो। अगर इनसे पहले पेश मौजूद हो तो वाव में ही रह जाते हैं, और अगर इनसे पहले जेर मौजूद हो तो या में तब्दील हो जाते हैं। तो ये कौला में एग्जाम्पल हमने यही देखी थी। तो असल में ये वर्ड था
कवाला। लेकिन क्योंकि हरकत बर्दाश्त नहीं करते तो ये सुकून में आ गए, और जब ये सुकून में आते हैं उसके बाद ये देखते हैं कि इससे पहले वाले लफ्ज पे हरकत क्या थी, वो काफ के ऊपर जबर थी, तो ये अलिफ में तब्दील हो जाता है। ठीक है, ये एक एडवांस सीक्रेट हमने अभी पढ़ लिया, ये हमने बाद में पढ़ना था 2-3 हफ्ते के बाद या 4 हफ्ते के बाद जब भी इसका जिक्र आता। तो खैर, तो जब ये हुर्फ इल्लत फा कलमा पे आते हैं तो हम उसको मिसाल बोलते हैं। जब यही उर्फ इल्लत आइन कलमा पे आते हैं, जैसा कि कौला के केस में आए हैं हमारे पास, तो इनको हम बोलते हैं अजवफ। और ये आपको लैंग्वेज में अजवफ बहुत सारे नजर आएंगे। ठीक है, तो कौला और सआला जो है यहाँ पर, इन दोनों में फर्क नोट रखना है। इन दोनों में फर्क क्या है सआला और कौला में, कौन बताएगा? कौला और सआला में फर्क क्या है? वो हम जी कादिर भाई बोलिए। सर वो हमजा है और ये जो अलिफ है ये वाव बेसिकली चेंज हुआ हुआ है। हाँ, वाव या दोनों में से कोई एक तब्दील हो सकता है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास अगर फाला में लाम कलमा तब्दील हो जाए, तो लाम कलमा पे हुर्फ इल्लत आ जाए, तो भी हम इसको एक नाम देते हैं, और वो थर्ड टाइप कहलाती है इस कैटेगरी के अंदर, जो कि एक्चुअल में पांचवी है। इसको हम बोलते हैं नाकिस। और इसकी मिसाल आप समझ लें, ये है आपके पास वर्ड दुआ, जिसको हम उर्दू में दुआ बोलते हैं ना, कि यार दुआ कर लो, असल में वो है दुआ। कॉल को कहते हैं, कॉल, किसी को कॉल करना, तो हम अल्लाह को जब कॉल करते हैं, पुकारते हैं, तब भी वो दुआ बन जाती है। तो वो दा से दुआ बन जाती है। दावा जैसे कहते हैं ना, दावत दी मैंने, ये वो वाला दा है। ठीक है, तो अब इसका ये अलिफ है। अब इस अलिफ को अगर मैं मिसाल के तौर पे मालूम करना चाहूँ कि ये वाव से तब्दील हुआ है कि या से तब्दील हुआ है, ठीक है, तो मैं कैसे देख सकता हूँ इसको? मेरे पास यहाँ पे एक मजदर नजर आ रहा है दावा, ये इसका मजदर है। तो इस दावा में मुझे ये वाव बता देगा कि ऐन के बाद ये वाव था जो कि तब्दील हुआ। और दूसरा तरीका ये था कि मैं इसका मुजारे देखता, तो वो है यदऊ। यदऊ, ठीक है, कल हमने एक सेंटेंस पढ़ा था, उसमें वो आया था कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है वो दावत दें और मना करें। ठीक है, तो ये वाव से तब्दील हुआ है या या से तब्दील हुआ है, इसके लिए फिर हमें डिक्शनरी की हेल्प लेनी पड़ती है। ये अलिफ क्यों हुआ है? क्योंकि अलिफ बेसिकली इससे पहले जबर था, तो वाव और या जो भी वहां पे लफ्ज मौजूद था उसने उसको तब्दील कर दिया। तो ये जो हुर्फ इल्लत की जो 3 कैटेगरीज है ना, ये आपको याद रखनी है कि ये हुर्फ इल्लत की वजह से मिसाल अजवफ या नाकिस कहलाती है। ठीक है, पहली कैटेगरी क्या थी वर्ब की क्लासिफिकेशन की, कि ये सही होते हैं, इनमें नॉर्मल जो है लेटर्स मौजूद होते हैं, और इसकी बुनियाद पे हम इनको सही कह देते हैं, जैसे नसरा, दराबा, ठीक है, करूमा, समिया, ये हमने इतनी सारी चीजें पढ़ी है ना, ये एक आपके नॉर्मल जो है ग्रुप्स कहलाते हैं, जिनको हम सही बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं। दूसरी कैटेगरी थी कि जिसमें आपके पास बेस लेटर में हमजा आ जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? महमूज। जब वो फा आइन या लाम किसी भी पोजीशन के ऊपर बेस लेटर्स जो इसके हैं इनमें हमजा मौजूद हो, तो इसको महमूज बोलते हैं। उसके बाद हमने 3 कैटेगरीज पढ़ी हैं, मिसाल, अजवफ और नाकिस, के जिसमें आपके पास हुर्फ इल्लत वाव या में से कोई एक कलमा बेस लेटर के तौर पे आ जाता है, और उसके नतीजे में कुछ जो है अवामिल होते हैं, कुछ चीज़ें अमल पैरा होती हैं, और वो क्या है कि वो वाव और या अपने आप को तब्दील कर लेते हैं, या उनमें ये सलाहियत पैदा हो जाती है कि वो अपने आप को तब्दील कर लेते हैं, अलिफ से कर लेते हैं अक्सर औकात।
तो वो डिपेंडेंट होते हैं कि वो किस चीज को किससे कन्वर्ट करेगा, तो वो अपने पहले वाले लफ्ज की हरकत को देखते हुए तब्दील हो जाए। लेकिन जैसे ही आपको बेस लेटर में अलिफ नजर आएगा ना, आप बोल देंगे कि यार ये तो वीक लेटर है। अब आपको नहीं पता वाव या है, आप देखेंगे अलिफ अगर बीच में आया है तो आप बोल देंगे अजवफ है, अगर आखिर में आया तो आप बोल देंगे नाकिस है, और अगर शुरू में आया होगा अलिफ, मिसाल बोल सकते हैं। मेरे ख्याल में नहीं। हाँ, क्योंकि उससे पहले माकबल है ही नहीं ना अभी, तो वो एक स्पेशल केस बन जाता है कि मिसाल के रूल्स इसीलिए बहुत अलग हैं। ठीक है, कि उसमें जो चेंजेस आती हैं मिसाल के अंदर वो बहुत ही माइनर किस्म की हैं, कि मतलब वो लैंग्वेज में उसको कोई ज़्यादा कंसीडर किया भी नहीं जाता, क्योंकि ये तब्दील ही नहीं होता है। सिवाय इक्का दुक्का जगह हैं जहाँ पे वो हम वो देखेंगे इंशाल्लाह जब हम मुजारे या अमर पढ़ेंगे ना, उसमें आपको ये तब्दीली वाज़ेह तौर पे नज़र आएगी। लेकिन ये लैंग्वेज में इतना ज़्यादा आपको नज़र भी नहीं आएंगे, ख़ासतौर पे कुरान के हवाले से जब हम बात करें तो मिसाल बहुत कम है, अजवफ बहुत ज़्यादा है, उसके बाद नाकिस बहुत ज़्यादा है। तो बेसिकली क्लासिफिकेशन का मेथड भी हम इसीलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये आपको बहुत नज़र आएगा और उसकी बेस के ऊपर बहुत सारा डिस्कशन भी होता है। तो ये 5 कैटेगरीज हमने देख ली थी, हमने टोटल पढ़नी है 7। हफ्त कहते हैं, 7 हफ्ता भी कहते हैं ना, एक हफ्ता हो गया 7 दिन। तो ये हफ्ते इकसाम है, अरबी का वर्ड है हफ्ते इकसाम। नंबर 6 हम कहते हैं लफीफ। तो लफीफ में क्या होता है कि इसके अंदर लफीफ का एक्चुअल मतलब होता है रैप अप, कवर करना। किसी चीज को आप कवर कर दें तो उसको हम बोलते हैं लफीफ। जैसे लिफाफा बोलते हैं ना उर्दू में, एनवलप, लिफाफा, वो क्या करता है, जो चीज होती है इसको कवर अप कर देता है ना, उसी से लफीफ एक्चुअल में वर्ड निकला है, अरबिक में लफीफ होता है। तो इसमें क्या होता है कि 2 हुर्फ इल्लत आ जाते हैं, मतलब वाव और या एक साथ आ जाते हैं। पिछले वाली कैटेगरी में तो हमने देखा था कि कोई एक आ रहा था ना, या तो फा पे आ रहा था या आइन पे आ रहा था या लाम पे आ रहा था। इस केस में क्या होता है लफीफ के अंदर, ये 2 हुर्फ इल्लत आ जाते हैं, दोनों वाव या दोनों जो है एक साथ मौजूद होते हैं। तो उसकी एग्जाम्पल है वक़ा, वक़ा। और इस या पे हम खड़ा अलिफ लगा देते हैं, क्यों? क्योंकि ये बता रहा है कि या जो है उससे पहले जबर था तो उसको अलिफ में तब्दील होना था, लेकिन अब हमें निशानी के तौर पे क्या किया कि या पे खड़ा अलिफ लगा के ये बता दिया कि ये या से अलिफ तब्दील हुआ। अब जब वाव से तब्दील होता है ना तो वाव पे खड़ा अलिफ नजर नहीं आता। तो ये एक और तरीका हमें पता चल गया अलिफ को मालूम करने का, कि जब वो आखिर में मौजूद होता है ना, बीच में ऐसे नहीं होता। मतलब नाकिस में आपको अक्सर ऐसे ही नजर आएगा कि आखिर में या मौजूद होगा तो खड़ा अलिफ लगा देंगे अगर उससे पहले जबर होता है, तो ये पता चल जाता है कि ये या से अलिफ तब्दील हुआ हुआ है। लेकिन अगर यही चीज बीच में आ रही होती है तो फिर तरीकाकार मुख्तलिफ होता है। जैसे कौला के अंदर हमें नहीं मालूम होगा कि वाव या में से तब्दील हुआ है, अनटिल अनलेस हम डिक्शनरी में देखें कि इसका मसदर क्या बता रहा है और इसका या फिर मुजारे हमें क्या मालूम है। ठीक है, तो उस लेकिन लफीफ इस केस के अंदर जब ये आखिर में होता है अलिफ, तो अगर ऐसे लिखा होगा तो ये डेफिनेटली वाव से तब्दील हुआ है, और अगर ये या के ऊपर खड़ा अलिफ लगा है तो ये हमें यह क्लू दे देता है कि ये वीक लेटर या के ऊपर अलिफ डाला गया। तो वक़ा एक लफ्ज है। ठीक है, वक़ा का मतलब होता है डरना या बचना, कहते हैं तकवा इख्तियार करो। तो तकवा जो है वो इसी वर्ड वक़ा से आया है, इसका जो रूट है वो है वक़ा। सही। इसी तरह इसकी एक और एग्जांपल ले लेते हैं, तवा। तो तवा के में मीनिंग जो है मैं वो भूल गया हूँ, मुझे अभी याद नहीं आ रहे, जहन में ऐसी लफ्ज आ गया था ये, वक़ा के साथ तवा पढ़ा था मैंने तो वो मेरे जहन में आ गया, मीनिंग क्या है मैं भी भूल गया। तो ऐसे अल्फाज के जिनमें वीक लेटर्स जो हैं वो रिपीट हो जाए, दो आ जाए, सॉरी रिपीट नहीं हो जाए, दो हो जाए, दोनों वीक लेटर्स मौजूद हों
बेस के अंदर, तो उनको हम बोलते हैं लफीफ। और लफीफ का मतलब ही क्या है? रैप्ड अप, कवर किया हुआ। जैसे लिफाफा कवर करता है ना, तो ये वैसे ही इन्होंने कवर किया हुआ है इसको, कि या तो ये दोनों आखिर में आ गए या शुरू में और आखिर में आ जाते हैं। तो इन दो कैटेगरीज के अलग अलग नाम भी हैं, वो मैं अभी नहीं दूंगा, तो इंशाल्लाह जब हम डिटेल पढ़ेंगे, जब मौका आएगा तब देंगे। तो फिलहाल हमें याद रखना है कि पहला सही है, दूसरा महमूज है जिसमें हमजा आ जाता है, तीसरा चौथा पांचवा जो है उसमें एक हुर्फ इल्लत वाव या या में से कोई एक मौजूद होता है, और उसको हम मिसाल, अजवफ और नाकिस इस तरतीब से याद रखेंगे। और फिर उसके बाद रैप्ड अप है कि जिसमें दो वीक लेटर आ जाते हैं और हम उसे बोलते हैं लफीफ। और नंबर 7 जो है उसको हम बोलते हैं मुदाअफ। मुदाअफ, मुदाअफ में क्या होता है? वीक लेटर जरूरी नहीं है कि मौजूद हो, लेकिन होता यह है कि उसमें लेटर जो है ना वो रिपीट हो जाता है। जैसे मर्रा, ये रिपीट हो गया ना, रा दो दफा आ गया ना, तशदीद आ गई इस पे। मर्रा का मतलब होता है गुजरना, किसी के पास से गुजरना। ठीक है। इसी तरह आप पढ़ते हैं मद्दा, खींचने को बोलते हैं ना कि मद्दा करो, वही होता है मद्दा, जिसमें जो बेस लेटर में एक लेटर रिपीट हो रहा होता है। तो दाल यहाँ पे दो दफा आ गया, रा जो है यहाँ पे दो दफा आ गया। इसी तरह फर्रा नजर आएगा आपको, और भी इस तरह की बहुत सारी एग्जाम्पल आपको नजर आएंगी। तो ये हमारा टॉपिक हो गया हफ्ते एग्जाम का, कि जिसमें हमने वर्ब को क्लासिफाई किया है बेस्ड ऑन इरेगुलरिटी। ये याद रखना है कि वर्ब क्लासिफिकेशन के डिफरेंट मेथड्स हैं। एक तो हमने क्लासिफाई किया बेस्ड ऑन टेंस, इसके अंदर टेंस कौन सा मिल रहा है हमें, पास्ट टेंस मिल रहा है या फ्यूचर प्रेजेंट मिल रहा है या फिर कमांड मिल रही है। सेकंड टाइप हमने की थी वर्ब पैराडाइम्स के बेस्ड ऑन रूट लेटर। रूट लेटर 3 भी हो सकते हैं जिनको हम सुलासी बोलते हैं, और 4 भी हो सकते हैं जिनको हम रुबाई बोलते हैं। तो हमने डिफाइन कर लिया था अपने उस लेक्चर में कि हम और सिर्फ सुलासी पे फोकस कर रहे हैं, कि रुबाई बहुत ही कम है लैंग्वेज में और हम उनको डिस्कस नहीं करेंगे। और फिर सुलासी में भी हमने दो कैटेगरीज डिफाइन कर दी थी, एक सुलासी मुजर्रद और दूसरी सुलासी मजीद फी। और हमने कहा था इसके हर एक के अपने अपने ग्रुप्स हैं। तो मुजर्रद के अंदर 6 ग्रुप्स थे और मजीद फी के अंदर 8 ग्रुप हम पढ़ेंगे। टोटल 14 थे, उसमें से हम 8 पढ़ेंगे। वो ग्रुप्स क्या है वो इंशाल्लाह जब उनका टॉपिक आएगा तो हम उनको डिस्कस करते रहेंगे। और आज हमने तीसरी क्लासिफिकेशन मेथड पढ़ी है जिसको हम कह रहे हैं इर्रेगुलरिटीज। और इर्रेगुलरिटीज 7 तरह की होती है। पहला कहलाता है सही, दूसरा महमूज, तीसरा मिसाल, चौथा अजवफ, पांचवा नाकिस, छठा लफीफ और सातवां मुदाफ। तो इंशाल्लाह आज ये हमने इर्रेगुलरिटी का जो ये टॉपिक है ये इसको स्टार्ट किया है, और थोड़ा सा हमने इसको इसके ऊपर लाइट डाल के देखा है कि एक्चुअली में टॉपिक है क्या। तो अब जो है हम अपने पैसेज की तरफ आते हैं और एनालाइज करते हैं, और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे 10-15 मिनट में आज जितना भी कवर होता है इसको कवर करके क्लास को फिनिश कर दें। तो इसका जो टाइटल हेडिंग है वो है दावतु इब्राहिम। तो दावा भी एक इसम है और इब्राहिम भी एक इसम है। तो ये दो इसम आपस में किस रिलेशनशिप में जुड़े हुए हैं? क्या ये मौसूफ सिफ्त हो सकते हैं? सिफ्त के लिए जरूरी होता है कि वो कोई एडजेक्टिव हो। तो इब्राहिम एडजेक्टिव तो नहीं है ना? नहीं, एडजेक्टिव नहीं है। तो ये मौसूफ सिफ्त हो भी नहीं सकते, और दूसरा मौसूफ सिफ्त की रिक्वायरमेंट भी पूरी नहीं हो रही क्योंकि उसमें अराबी हालत सेम होनी चाहिए। यहाँ पे डिफरेंट है। तो जब मौसूफ सिफ्त हमें नहीं मिलता ना, तो दूसरा डाउट हमारा हमेशा जाता है मुजाफ मुजाफ इलैह पे। और मुजाफ मुजाफ इलैह की रिक्वायरमेंट क्या है कि जो मुजाफ होता है, जो पहला वर्ड होता है जिसको हम मुजाफ कह रहे होते हैं, उस पे अल भी ना हो और उस पे तनवीन भी ना हो। तो दावा में अल और तनवीन मौजूद है कोई एक चीज? नहीं।
नहीं, दोनों ही मौजूद नहीं है, तो ये मुजाफ के लिए क्वालिफाई कर गया। अब बात आती है मुजाफ इलैह की। तो मुजाफ इलैह जो है वो हमेशा हालत जर में होता है। यहाँ पे इब्राहिम क्या हालत जर में है? लग तो नहीं रहा। लग तो नहीं रहा, लेकिन ये हालत जर में है। क्यों? क्योंकि ये एक गैर मुनसरिफ इसम है। और आपको याद हो, हमने गैर मुनसरिफ इसम में एक कैटेगरी पढ़ी थी, रसूलों के नाम। और गैर मुनसरिफ इसम में क्या होता है कि वो अपनी हालत जर में कसरा नहीं लेते, मतलब जेर नहीं लेते उसमें, तो वो जबर से ही जाहिर करते हैं। तो उस बुनियाद पे हम इसको मुजाफ के साथ जोड़ते हुए मुजाफ इलैह डिक्लेयर करेंगे और कहेंगे कि ये गैर मुनसरिफ इसम था, इसलिए इसने अपनी हालत जर कसरा से जाहिर नहीं की बल्कि फतह से जाहिर कर दिया। तो ये मुजाफ मुजाफ इलैह है, कंफर्म मुजाफ मुजाफ इलैह है। क्योंकि पहले वाला हमें बता रहा है कि ये मुजाफ है ना, पहले वाले का टेस्ट तो पास हो गया ना मुजाफ का। अल और तनवीन दोनों मौजूद नहीं थे, ये अल दावतु नहीं था या ये दावतुन नहीं था ना, ठीक है। तो ये मुजाफ था कंफर्म, तो ये मुजाफ मुजाफ इलैह। दावत इब्राहिम, इब्राहिम की दावत, इब्राहिम्स इनविटेशन, ठीक है, इब्राहिम की पुकार, जिस तरह भी आप इसको ट्रांसलेट करना चाहें। तो ये पहली लाइन है, इस पे नंबर ऑफ वर्ड काउंट करने और ये वाव को हटा के करने। मुझे बताएं, सब काउंट करें, टोटल नंबर ऑफ वर्ड कितने हैं। और दूसरी चीज ये आपने मुझे बतानी है कि इसकी टॉप लेयर डिवीजन क्या होगी। जो हम बॉक्स मेथड बनाते हैं उसमें टॉप लेवल में कितने बॉक्स बनने चाहिए? फिर 10 लग रहे हैं। 10 लग रहे हैं, काउंट करेंगे अदरवाइज में। मुझे वैसे 12 लग रहे हैं। एक दआ, 2 इब्राहिम, 3 कौमुहु। नहीं, अच्छा वाव, शुरू का वाव काउंट नहीं करते हैं, बीच वाले काउंट करते हैं लेकिन शुरू का काउंट नहीं करेंगे। अच्छा अच्छा। अब काउंट करना शुरू करें दोबारा से। इब्राहिम कौमुहु, 1 2 5 6 7 8 9 10। मेरे ख्याल में 10 ही हैं। हाँ, आप काउंट करें, आप बताएं कैसे 10 है। ये दआ 1, इब्राहिम 2, कौमुहु 3, कौमुहु इल्लाह तो इला 3 4 और अल्लाह 5 व मनअहुम, ये मुझे एक वर्ड लग रहा है, 6। हमने 4 लेटर का वर्ड तो पढ़ा ही नहीं ना, हम पढ़ते 3 लेटर का वर्ड। अब अगर आप इसको फेल समझ रहे हैं तो ये फेल का मना जो है ये फेल किस ग्रुप में बैठ रहा है? कोई पैटर्न आपने ऐसा पढ़ा है? ऐसा मौजूद ही नहीं है। वाव अलग है और मना अलग है, ठीक है। और आगे बढ़े और अच्छा, तो 6 में 7 इबादती तो 8 अल 9 असनाम 10। अच्छा, अल और असनाम को हमेशा एक ही काउंट करेंगे, अल उसमें शामिल होता है, उसको अलग से नहीं पढ़ते, सही है। क्यों? अल असनाम जो है ये इरेगुलर हो गया, वो हो गया, मार्फा होता है ना। असनाम उसकी नकरा फॉर्म होती है, अल असनाम उसकी मार्फा फॉर्म है। तो आखिरी में उसको काउंट किया जाता है। उसको करेंगे कि आप अगर इंग्लिश से सोचेंगे ना तो दी आइडल्स, तो वहां तो आपको हो जाएंगे, लेकिन अरबी में अल असनाम पूरा एक। ठीक। जी कादिर भाई, आप बताएं आपने कैसे काउंट किए? तब मैंने तो एक अल और असनाम ये मैंने 2 किए थे, ये था एक और बाकी तो सब इसी तरह थे। शुरू से काउंट करें। दा 1, इब्राहिम 2,
कौम और हु को दो नहीं करेंगे, एक कौम एक वर्ड है और हु जो है। जी, हु इसकी जमीर है, कौमा और हु ये कल भी आया था ना, उसकी जी कौम। जी। ठीक और है, चार हो इला एक, इल्लल्लाह ये दो, दो ये हो गए। छह हो गए। मना ये एक हो जाएगा, मीन इबादती, ये अलग अलग दो हो जाएंगे। मैंने ये गलती की थी, मैंने अल अल जो था अल असनाम ये मैंने दो काउंट किए थे। सही, व मना को आपने अलग काउंट किया था और हम को अलग काउंट किया था। इसको नहीं, इसको एक ही काउंट किया था। ठीक है, नहीं यहाँ पे भी गलती हुई है। तो अब मुझे बताएं, कोई और करना चाहेगा? नुमान भाई, आपका क्या आइडिया है? ईरान में इसमें शायद 14 है आई थिंक। ठीक है, आप काउंट कीजिए। सो इसमें दा एक लफ्ज़ हो गया, इब्राहिम दो हो गए, कौम महू दो हो गए, ये चार हो गए टोटल, ठीक है। चार हो गए, इल्लल्लाह ये दो और हो गए, छः। छः। वा वाव जो है वो एक और हो गया, सात। सात। ठीक है। मना हूँ मैं, इसमें हुआ निकलेगा क्योंकि ये वर्ब है। वेरी गुड, वेरी गुड। छः, सात, आठ, नौ, नौ। और हुम एक ज़मीर है। तुम एक जमीर है, वेरी गुड। 10। और 10, मिन 11, जी। इबादती जो है ये वर्ब है। ये वर्ब नहीं है, गोलता, ये ये वर्ब तो नहीं है, गोलता, गोलता इसम की निशानी है। बोलता इसम की निशानी है। जी। अच्छा, कितने हो गए थे इसमें? ये 12 हो गया ना, इसमें से आप हुआ निकाल रहे होंगे बेसिकली। मैं इसमें से हुआ निकाल रहा हूँ। वो भी आया। और अच्छा, कल 12, 13 हो गए, तो टोटल 13। 13 वर्ड्स हैं इसके अंदर। क्योंकि मुझे इसमें डाउट था, इसमें दरमियान में अलिफ भी आ रहा था, तो मुझे समझ में नहीं आया कि ये वर्ब किस तरह से बन पाएगा, लेकिन नहीं नहीं, ये देखिए, जो चीजें तो बहुत बिल्कुल क्लियर है ना, ऐसे इसम की निशानियां कि तनवीन नजर आ जाती है, अल नजर आ जाती है, गोलता नजर आ जाती है। ये तो इसम की भी निशानियां है ना बेसिकली। हम इसको मेल और फीमेल में तो चेक करते ही है, लेकिन ये गोलता जो है ये इसम की निशानी नहीं है। बोलता इसम की, सही। तो ये यहाँ पे इस वजह से हम इसको इसम में जो है वो शुमार करते हैं, ये फेल नहीं। फेल होता तो अबादा होता है, आइन बा और दाल होता। सही। तो इबादा किसी वजह से हुआ है तो इसका मतलब है आइन बाओ, और फिर ये अलिफ अगर वाओ या या से तब्दील होगा तो ये तो फिर 4 लेटर का वर्ड हो गया ना, और वो हमारा स्कोप ही नहीं है। 4 लेटर का जो वर्ड है जिसमें बेस लेटर 4 हो जाए, जिनको रुबाई बोलते हैं, वो हमारे स्कोप में ही नहीं है। सही। तो मेरी एक ऑब्जर्वेशन है इसके अंदर, आप लोग ना अभी भी जो है वो वर्ड्स को जो ज्वाइन होके लिखे जाते हैं, जैसे अरबी स्क्रिप्ट में मना आहुम है या कौमाहू है, इसको आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं प्रॉपर तरीके से। तो मेरी इसमें सिर्फ एक सजेशन ये है, और हम उसको प्रैक्टिस में भी ला सकते हैं अगर आप लोगों को कोई मसला नहीं हो। हम जो है जैसे वर्ब सेशन करते हैं ना प्रैक्टिस, तो उसके अंदर हम इस चीज़ को एड्रेस कर सकते हैं। उसके लिए करना ये है, आप लोगों को 15 से 20 मिनट निकालने हैं उसी क्लास के अंदर जो हम कर रहे हैं, और आपको ये ग्रुप्स याद करने हैं। जो ज़मीर है ना, आप इनको याद करें, क्योंकि ये ज़मीर ही ऐसी होती हैं जो अटैच होकर लिखी जाती है। जैसे हु यहाँ पे अटैच होकर लिखी हुई है, हुम एक ज़मीर है जो अटैच होकर लिखी हुई है। बाकी ये वाव को अलग करना है या इसके साथ ज्वाइन करना है, इसका एक मेथड है बहुत इजी टेस्ट करने का। तो वो आपको ये देखना है कि वाव के बाद आपके पास लेटर्स कितने आ रहे हैं। 3 आ रहे हैं तो ये वाव अलग हो जाएगी, और फिर आप इसको ट्रांसलेट करके भी देख सकते हैं। जब इस वाव को मैंने यहाँ देखा ना, वाव के बाद 3 आ रहे थे, तो मैंने वाव को अलग किया, तो ये एक रूट बन गई मेरे पास, मना आ, मीम नून आइन। अब मुझे इसका मतलब नहीं भी पता, लेकिन ये फा आ ला के वजन पे बैठ रही है ना, तो इसके लिए आपको वर्ब के टेबल भी याद होने चाहिए। दो अब काम हो गए ना, आपको जमायर का टेबल याद हो कि जमीर का कैसे लिखी, कौन कौन सी जमीर है, ताकि आप उन्हें आइडेंटिफाई करें। दूसरी चीज, आपको फेल के जो टेबल है उनको स्टार्ट करें। एक दिन में सारे याद नहीं होंगे ना, लेकिन वन बाय वन करेंगे। पहले माजी का टेबल अच्छे से याद कर लें, तो 5 से 10 मिनट आपको घर पे खुद बैठना है, मेमोराइज करना है। उसके बाद वर्क की जो सेशन है उसमें आके प्रैक्टिस करनी है।
तो मैं रिकमेंड करूंगा उन लोगों को कि जिनको ये थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रही है ना, मजहर भाई, कोशिश करें मंडे वाले दिन जो हम बैठते हैं 9 से 9:20 तक, हम्म। में आगे आप पार्टिसिपेट नहीं भी कर रहे हैं ना, कि खुद बोल भी नहीं रहे, कम से कम आके सुने जरूर, क्योंकि उसमें ठीक। आपको बार बार रिविजिट करते हैं और उसको कोई बात उसमें समझ नहीं आई हुई होती ना, उस चीज को, उस इशू को एड्रेस करते हैं, तो वो जो थोड़ी सी प्रॉब्लम है में वो क्लियर हो जाती है। ये ठीक। काफी भाई ज्यादा अच्छा बता सकते हैं, इन्होंने अभी एक्सपीरियंस की है ये चीजें, तो इनको तो मैं रिकमेंड करूंगा वो जरूर करें। ठीक है, सही इंशाल्लाह। चले माशाल्लाह। आज जो है ये वाली लाइन तो बहुत अच्छी आइडेंटिफाई की है, तो इसकी ट्रांसलेशन करते हैं और उसके बाद इस लेक्चर को यहाँ पे हम फिनिश करते हैं। तो मुझे इसकी ट्रांसलेशन में हेल्प कौन करेगा? टॉप लेयर डिवीजन नहीं बताई ना, इसकी टॉप लेयर डिवीजन क्या थी? ये जुमला इस्मिया है कि फेलिया है? इसमें कहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये स्टार्ट कैसे हो रहा है? इसम से हो रहा है कि फेल से हो रहा है? ये फेल से हो रहा है। वदा का मतलब है दावत देना। हाँ, दा का मतलब है दावत देना, वाव का मतलब होता है और। हाँ। ठीक है, तो दा, बिल्कुल वेरी गुड, आपने फेल आइडेंटिफाई किया है। तो फेल के बाद क्या आना चाहिए? उसका फाइल आता है ना हमेशा। बिल्कुल, इब्राहिम अलैहिस्सलाम उनके हैं फाइल। आपको कैसे पता चला कि इब्राहिम का फाइल? क्योंकि ये उनकी तरफ इशारा हो रहा है ना कि उन्होंने दावत देनी है। आपको कैसे पता कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दावत दी थी? इब्राहिम की कोई मुझे निशानी आपको ऐसी मिल रही है जिससे पता चल रहा हो कि ये इब्राहिम ने दावत दी है? ये जो पेश है ऊपर इब्राहिम हो, ऐसा बता रही है एग्जैक्टली। बिल्कुल और फाइल हमेशा हालत रफा में होता है, बिल्कुल। की बुनियाद पे कहना है। देखें, यहाँ वही मैं बात कर रहा हूँ ना कि ये स्टोरी हमने पढ़ी हुई है, तो हमें पता तो चल जाता है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दावत दी है, लेकिन हम यहाँ ग्रामर के स्टूडेंट है ना, ताकि कोई ऐसी चीज हमारे सामने आए कि जब हमने वो पहले से हमें उसकी हिस्ट्री मालूम ना हो, तो हम ग्रामर की बेस पे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि वो चीज क्या है। तो सही। यहाँ पे आपको रीजन करना है कि इब्राहिम क्यों इसका फाइल है, क्योंकि वो हालत रफा में है, और फाइल हमेशा हालत रफा में होते हैं। इसकी ट्रांसलेशन बिल्कुल। क्या होगी? दा इब्राहिम की ट्रांसलेशन क्या करेंगे आप? इब्राहिम। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दावत दी। जी, वेरी गुड, इब्राहिम ने दावत दी। अब बिल्कुल। यहाँ पे जो कौमा आ रहा है, इतना पोर्शन, हम्म। ये क्या है यहाँ पे? कौमा इटसेल्फ तो इसम है, लेकिन जो हु है वो इसको फाइल नहीं, बनाएगा। फाइल नहीं बना रहा अभी। कौमा आपने आइडेंटिफाई किया, ये इसम है। अब जब भी इसम की बात करेंगे ना, तो उसकी ग्रामेटिकल स्टेट जरूर आएगी। जैसे इब्राहिम की ग्रामेटिकल स्टेट थी ना, इब्राहिम भी एक इसम था, तो हम्म, कौम की भी ग्रामेटिकल स्टेट है। यहाँ पे उसकी ग्रामेटिकल स्टेट कैसे नजर आ रही है? जबर के साथ, जिसको हम नसब बोलते हैं। सही। तो जब भी आप जुमला फेलिया देखते हैं तो फेल होता है, फिर फाइल आता है, और फाइल के बाद एक मफूल होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो दावत देने का कोई ऑब्जेक्ट भी तो होगा ना, कि जिसको दावत दी जा रही है। बिल्कुल। वो कौन है यहाँ पर? कौम है। कौम। तो कौम को दावत दी। अब किसकी कौम को दावत दी? हु ने यहाँ पे मुजाफ और मुजाफ इलैह बनाया हुआ है। बिल्कुल। कल फॉर्मूला पढ़ा था ना, इसम प्लस जमीर क्या होता है? हम्म। मुजाफ मुजाफ इलैह। हमने कल ये फॉर्मूले पढ़े थे शुरू में। इसम के साथ जब जमीर अटैच होती है तो वो मुजाफ मुजाफ इलैह की फॉर्म में कनेक्ट हुए होते हैं। तो मुजाफ सही। मुजाफ इलैह में बेसिकली एक इसम को दूसरे इसम की तरफ निस्बत दी जाती है। तो कौमाहू, उसकी कौम। इब्राहीम ने सही। दावत दी उसकी कौम को। हम हम्म। अपनी उर्दू में बोलते हैं अपनी कौम को, लेकिन इंग्लिश में करेंगे ना तो हम बोलेंगे और एंड इब्राहिम इनवाइटेड हिज पीपल, हिज नेशन। तो इंग्लिश की ट्रांसलेशन में हमें जो है ना कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी पड़ती, क्योंकि ये बेसिकली वो रेफर हो रही है इब्राहिम की तरफ।
तो हु से कभी भी फेल नहीं बनेगा। ये चीज आपने वो जो कह रहे थे ना, मुझे लग रहा है कुछ कंफ्यूजन हुई है आपको। हु लगाने से कभी भी फेल नहीं बन जाती कोई चीज, ठीक है। फेल का अपना मेथड है जो हमने कंस्ट्रक्शन पढ़ी है कि वो कैसे बनते हैं। फाला, फाला, फालू, फालत, फालता, फालता, फालतुमा, फालतुम, फालती, फालतुमा, फालतुन्ना, फालतू, फालना। इसी तरह या फलू, या फलानी, या फलूना, ये कंस्ट्रक्शन मेथड है। इनमें कहीं भी आपको हु या हुम इस तरह की कोई चीज नजर नहीं आती ना, तो कभी भी इन चीजों के लगने से कुछ नहीं होता। इनके लगने से मुरक्कब बनते हैं, कंपाउंड स्ट्रक्चर्स बनते हैं। अब उनको हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये मौसूफ सिर्फ है या मुजाफ मुजाफ इलैह है। तो हमने पढ़ा है जब ज़मीर इसम से अटैच होती है तो मुजाफ मुजाफ इलैह बनाती है। तो ये बस सिंपल आपको ये चीजें जो है ना थोड़ी सी ट्वीक करनी है अपने माइंड में, ये चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। तो इसकी ट्रांसलेशन हुई दा इब्राहिम कौमहू, इब्राहिम और इब्राहिम ने दावत दी अपनी कौम को या उसकी कौम को। इलल्लाही, इलल्लाही का मतलब क्या है? अल्लाह के सिवा। अल्लाह की तरफ, ये की तरफ है। इला जो है ना, ये इला का मतलब होता है की तरफ, ये डायरेक्शन के लिए होता है। वो जो सिवा होता है ना वो इल्ला होता है, ये होता है सिवा। अल्लाह के सिवा मतलब अल्लाह के अलावा जो है सिवा, ये इल्ला होता है। जिसमें हम ला इलाहा इल्लल्लाहु पढ़ते हैं ना, तो वो इल्लल्लाहु इस तरह लिखा होता सही। है, इल्लल्लाहु। तो सिवाय अल्लाह के कहते हैं ना। तो यहाँ इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दावत दी कौम को अल्लाह की तरफ, अल्लाह की तरफ, ठीक है। वाह, और मना, मना का मतलब होता है मना करना। तो ये उसने मना किया या उन्होंने मना किया, तो ये हुआ जो है ये भी इब्राहिम की तरफ जा रहा है। किसे मना किया? हुम, उन्हें मना किया। ये हुम किसकी तरफ जाएगा? कौम की तरफ। और उन्होंने मना किया उन्हें, मतलब इब्राहिम ने मना किया कौम को। किस चीज से मना किया? मिन इबादतिल असनामी, बुतों की इबादत से। तो मेरे ख्याल से आज हम लेक्चर यहाँ फिनिश करते हैं। इंशाल्लाह जब नेक्स्ट वीक तो हमारा ऑफ है, उसमें आप लोग भरपूर तरीके से रिवीजन करें। जो जो चीज़ें आपको क्लियर नहीं है या क्लियर ना हो रही हो उनको सवालात की सूरत में एक जो है ना अपनी कॉपी पेंसिल बना के उसमें लिख लें। और जब नेक्स्ट क्लास हमारी इस हफ्ते के बाद है 1 और 2 अप्रैल, उसमें तो नहीं होगी, उसके बाद वाला जो वीक है हम उसमें करेंगे। तो उसमें वो सवालात ज़रूर पूछें। तो उसमें हम ये दोबारा से ना ये दावत इब्राहिम का जो टॉपिक है इसको हम स्टार्ट करेंगे, ताकि जो है ना कंटिन्यूटी में फिर से ये टॉपिक जो है डेवलप हो। मैंने सिर्फ आज आप लोगों से इसलिए करवाई ये चीज़ कि थोड़ी सी मुझे भी अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि आप लोगों को कितना जो है वो क्लियर हुई ये चीज़ें, और थोड़ा सा आप लोगों को खुद भी जो है ना सेल्फ रियलाइज हो जाए कि कहाँ पे भी थोड़ी बहुत वीकनेस है। तो ये नेक्स्ट वीक आ रहा है जिसमें मैं क्लास नहीं है, उसको रिवीजन के लिए जितना इस्तेमाल कर सकते हैं करें। तो मतलब मैं तो कहूँगा इस पूरे वीक में रोजाना की बेसिस पे हाफ एन आवर तो निकालें। और जो जो चीज़ें आपको आइडेंटिफाई होती हैं आप चेक लिस्ट में जाएं, वहाँ पे हमने जो बनाई हुई है इंडेक्स बनाया हुआ है, उस इंडेक्स को भी देखें और उसमें देखेंगे कौन कौन से टॉपिक्स हैं और आपको कौन कौन से टॉपिक्स में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हुई है समझने में, जिसमें हमने थ्योरी डिफाइन की है ना कसस के अलावा। उनमें अगर आपको कोई चीज़ लग रही है कि नहीं यार ये चीज़ मुझे दोबारा सुननी चाहिए, तो वो ज़रूर सुने। मैं रिकमेंड करूँगा रफ़ा नसब और जर का जो टॉपिक था ना 22 प्लेसेस ऑफ इसम, वो ज़रूर एक दफ़ा गौर से सुने और उसको समझें। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसकी बेस पर हमें पता चलता है कि फेल कहाँ पे होगा, फाइल कहाँ पे होता है, मफूल कहाँ पे होता है, मफूल को पहचानते कैसे हैं, ठीक है। मुजाफ मुजाफ इलैह क्या होता है, अगर किसी को उसमें कंफ्यूजन है तो उसका टॉपिक जाके दोबारा से सुन ले। हम बार बार भी रिपीट भी इसलिए करते रहते हैं। तो मेरी रिकमेंडेशन यही होगी कि आप इस टाइम को जो है नेक्स्ट वीक तक का जो आ रहा है बेसिकली ये
आज से अगर आज का दिन छोड़ के आप देखें तो 14 दिन बन जाते हैं नेक्स्ट क्लास को आने के लिए। तो इन 14 डेज में आप बहुत अच्छा तरीके से रिवीजन कर सकते हैं अगर रोज़ाना हाफ एन आवर या 40-45 मिनट जो भी आपके पास स्केड्यूल में हो वो निकालें और ज़रूर इस चीज़ को जो है ना अच्छे से यूटिलाइज करें। तो अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हमें इसी तरह इस्तिकामत दे और आगे भी इसी तरह हमें जो है वो इल्म के हवाले से, इसके उसूल के हवाले से हमें जो है कोशिश करने की तौफीक दे। आमीन। अस्सलाम वालेकुम।